नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल के इस अंक में मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज बहुत कुछ मैं कहना चाहता हूं क्योंकि जब आपसे परसों रात को बात हुई उसके बाद से इस देश में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। लेकिन उस सबसे पहले मैं चाहता हूं आप एक ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के पीछे छुपा हुआ संदेश देखिए। ये कुल 14.5-15 सेकंड का वीडियो मैंने इसमें एडिट करके डाला है। और सबसे पहले मैं इस वीडियो के जन्मदाता उदय पिंठे उस्ताद, जैसा उनका नाम लिखा, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये मैंने अपने YouTube चैनल के लिए सिर्फ जनहित में मैंने आपसे उधार लिया है। उदय पिंठे जी, मैं आपसे एक और माफी मांगना चाहता हूं। YouTube का जो कॉपीराइट नियम है उसके अनुसार ये 15 सेकंड से कम होना चाहिए। आपने जो बनाया उसका एक एक फ्रेम कीमती है। जो आपने बनाया 30 सेकंड का ये वीडियो, मगर कॉपीराइट के नियम ऐसे हैं कि 15 सेकंड से कम का ही बनाना है। तो पूरा क्रेडिट मैं आपको दे रहा हूं कि ये आप ही की कृति है, ये आप ही की सोच है। आपने तो सिर्फ मुझे भेजा। उदय पिंठे उस्ताद नाम से ऐसा लगता है कर्नाटक के होंगे, क्योंकि इसी तरह से वहां पर उस्ताद में वहां टी-ए-डी नहीं होता, उस्ताद होता है, उस्ताद। तो इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूं कि इसके पीछे छुपे हुए संदेश को आप पहले ये वीडियो देखिए। कुल 15 सेकंड का है, 14 सेकंड का। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। देखा आपने कितना बड़ा संदेश इस वीडियो के पीछे छुपा हुआ है। इस वीडियो में उदय जी ने जो कहा है ना, वो समझने लायक है। आज देश को मूर्तियों की, स्मारकों की, आडंबरों की, इनकी जरूरत नहीं है। देश को जरूरत है अस्पतालों की। देश को जरूरत है ऑक्सीजन की, प्राणवायु की जरूरत है। और इस वीडियो के माध्यम से यही दिखाने की कोशिश की गई है कि सरदार पटेल की वो मूर्ति भी ये महसूस करती है कि मेरी मूर्ति आप पे लगाई, इसका आभार, पर आपकी प्राथमिकता फिर गलत हुई। सरदार पटेल किसी मूर्ति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसके मोहताज नहीं है। उनका व्यक्तित्व कहीं इससे निखारने से निखरेगा नहीं। वो तो पहले से ही महान है, महानतम है। सरदार पटेल का व्यक्तित्व और उनका काम इतना बड़ा है कि आज देश उनका कृतज्ञ है और हमेशा रहेगा। मगर लगभग 4,000 करोड़ रुपया इस मूर्ति को बनाने में लगा है। इसलिए आज ये सवाल उठता है। तो यहाँ ये भावना गई है कि सरदार पटेल स्वयं अपने उस प्लेटफॉर्म से उठ करके चल दिए और चल के मोदी जी को ये सीख दे रहे हैं कि इस वक्त ज़रूरत मेरी और अन्य महापुरुषों की मूर्तियों की नहीं है। इस वक्त देश में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और उन्होंने एक विशालकाय ऑक्सीजन का सिलेंडर पूरे रोष के साथ वहाँ पटकते हुए, इस वीडियो में, ये एनिमेशन है, ये कल्पना है, लेकिन ये कल्पना इतनी साकार हो गई कि आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ मेरे जीवन की ये पहली घटना है। ये वीडियो सिर्फ मेरे ही इस फेसबुक के जो मैंने इसमें इसको शेयर किया है, उसी में अकेले ये 2.4 मिलियन अभी तक हो चुका है। 2.4 मिलियन, 24 लाख अभी तक इसके व्यूज हो चुके हैं। ये 50 लाख से ज्यादा लोगों तक अभी तक पहुंच चुका है। मेरी पहुंच इतनी नहीं थी, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन इस वीडियो के पीछे जो संदेश है, इस वीडियो का जो एनिमेशन जो बनाया है, उसको तो कोई अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे लगता है इस वर्ष का या इस दशक का इससे ज़्यादा जो मैसेज वाला, एक सकारात्मक संदेश वाला मैंने कोई दूसरा वीडियो नहीं देखा। और गजब का जो भाव भंगिमाएं जो उसमें सरदार पटेल की आंखों के आंसू ये सब दिखाए ना, ये अद्भुत है। उदय
पिंठे उस्ताद जी, मैं एक बार फिर आपको इसका क्रेडिट देकर के अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं आज आपसे बात करूंगा जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए और खास तौर पर उनमें जो पश्चिमी बंगाल का चुनाव था, आज उसके बारे में बात करूंगा। मैं आदत है, मेरी आदत है, मैं कभी मरे हुए को नहीं मारता, लेकिन वो क्यों मरा इससे तो सीख लेनी चाहिए ना। मरे हुए को क्या मारना, वो जो मर गया, जो गिर गया, वो गिरना ऐसे ठोकर खाकर गिरना नहीं, जो उसका जमीर गिर गया, उस आदमी को क्या बोले, मगर क्यों गिरा, जमीर क्यों गिरा और उसके गिरने के क्या साइड इफेक्ट्स है, इस पे तो चर्चा होगी ना। कौन जीता कौन हारा अब ये गौण है, अब इसका प्रश्न नहीं है। जो जीते, जितने भी 5 राज्यों में जो जीते, उन सब की जीत जनता का फैसला है। उन सबको बहुत 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 बधाई। कोई भी हो, चाहे वो सर्बानंद सोनोवाल की सरकार हो, चाहे वो पौंडीचेरी की नई गवर्नमेंट बनाने की कवायद हो, चाहे केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का दोबारा आना हो, चाहे तमिलनाडु में डीएमके की ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के ऊपर इतनी बड़ी जीत करके करुणानिधि और जयललिता के बाद हुए पहले चुनाव में एक नए युग की शुरुआत हो, स्टालिन युग की शुरुआत हो, या ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत, जिनके लिए कहा जा रहा था 2 मई दीदी गई, वो पिछली बार से भी 3 सीट ज्यादा ला करके उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया। बहरहाल ये जनता का फैसला है और जनता सर्वोपरि है। मैंने बार बार कहा, ये जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है और जब ले जाती है तो झाड़ू लगा करके ले जाती है। तो जनता को नमन। मगर जो कुछ बंगाल के चुनाव में हुआ, आज उस पर फोकस करना, उस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। बंगाल के चुनाव की रैली में जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जाकर के जनसभाओं में, रैलियों में चंद वोट पाने की खातिर, जो दुर्भाग्य से उन्हें मिल नहीं पाए, जब ये ऐलान करते हैं तो ये कितना बड़ा अपराध है। आप ये मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वो ये जाकर के रैलियों में ऐलान करते हैं, मतलब गृह मंत्री अगर ये ऐलान करे कि दीदी ने ये स्वीकार कर लिया, दीदी ने अपनी हार मान ली। हम किसी भी घटना के वक्त अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ देखते हैं ना कि उनका बयान क्या है, और आपका बयान सच्चाई से भरा होना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त आप भाजपा नेता की हैसियत से बंगाल में रैली में ये झूठ फैला रहे थे, उस वक्त भी आप देश के गृह मंत्री थे और आप देश के प्रधानमंत्री थे मोदी जी। आपने सरेआम पब्लिक को झूठ बोलकर कि दीदी ने अपनी हार मान ली है, दीदी हार चुकी है, दीदी हार गई, हमें तो पहले 2 चरणों में ही 68 सीट मिल चुकी है, अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। आप गृह मंत्री है, आप प्रधानमंत्री है, आपके वचन को, आपके घोषणा को पूरा देश आधिकारिक घोषणा मानता है। तो यहां आपके ऊपर ये आपराधिक आरोप है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप भाजपा के समर्थक हो, आपका अभिनंदन। आप भाजपा के विरोधी हो, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इस पूरे चुनाव में कोई वोट नहीं मांगा किसी के लिए। मेरा काम जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के सारी घटना के, मैं बार बार कहता हूं, ये कुलदीप नैयर जी से मैंने ये लाइन उधार ली है। कुलदीप नैयर बहुत बड़े पत्रकार थे, वो लिखा करते थे। उनके ज़माने में इस तरह की वीडियो ब्लॉग्स बनाने का ना रिवाज था, ना ये टेक्नोलॉजी थी। जो कुछ था दूरदर्शन था। तो उनसे बीबीसी में उनके इंटरव्यू आए, लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुंचते थे। तो मैंने उनसे लिया, वो बिटवीन द लाइन्स बोला करते थे। तो इन लाइन्स के बीच में जो अर्थ होता है ना, हम पढ़ते हैं एक लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन, नहीं, पहली और दूसरी लाइन के बीच में एक भाव छुपा होता है, तभी वो दूसरी लाइन पैदा होती है।
उस दूसरी लाइन के बाद अगर भाव खत्म हो गया, उसके अंदर का विचार खत्म हो गया, तो तीसरी लाइन आप नहीं लिख सकते। इसलिए ये बिटवीन द लाइंस भी कुछ संदेश होते हैं, मैं उसको पढ़ करके आपको बोलता हूं। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है, मैं अपने ऑडियंस के साथ आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले 3 महीने में खास तौर पर जो एक एक बात कही वो 100% खरी उतरी। ये मुझे आज इस बात का गर्व है, मेरी एक एक बात जो निकली। और मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मैं जो अपना तजुर्बा मेरा पिछले 45-48 साल का है, वो तजुर्बा मेरा सही साबित हो रहा है, मुझे इस बात का गर्व है। तो मैंने आपके साथ हमेशा सच्चाई ही आपके साथ शेयर की है। हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जो कुछ उसने कहा ये बड़ा प्रीमेच्योर है, जैसे कि अभी 3-4 रोज पहले मैंने अभी गडकरी जी के लिए कुछ लिखा कि गडकरी जी आप आगे आइए। तो मेरे एक बहुत बड़े शुभचिंतक, मेरे बहुत आदरणीय, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे लिखा कि कुछ बातें भविष्य के लिए भी रहने दो, सारी बातें मत लिखो। मेरे वो बहुत आदरणीय गुरु हैं, उन्होंने मुझे 1973 से 1975-76 तक कॉलेज में पढ़ाया है। मैं यहाँ उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूँ गुरुजी, हाथ जोड़ के 3 दिन बाद आप कहेंगे सुभाष तुमने ठीक लिखा था। ये मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ने का आदी हो गया हूं। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि कितना झूठ फैलाकर ये जो भारतीय जनता पार्टी को वहां वोट मिले हैं ना, इस पे कम से कम 10-15% वोट वो वाला है जो मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी और योगी जी, आपने वहां जनता के बीच में आधिकारिक पदों पर रहते हुए जो आपने वहां उनके बीच में अफवाह फैलाई। अफवाह ये फैलाई कि ममता दीदी हार चुकी है। आपने एक बार नहीं, आपने 10 बार ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोला कि ममता हार चुकी है, ममता ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, हम तो पहले 2 चरणों में ही 68 सीटें जीत चुके हैं, आपने ये बोला। और कुल मिला के आपको 77 सीट्स मिली। तो हम क्यों ना ये आप पर आरोप लगाएं कि आपने झूठ बोलकर वोट लिए। और धीरे 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 जब जनता की समझ में आने लगा, चलिए आज तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने 8 चरणों में चुनाव कराए, वरना अगर 2 या 3 चरणों में होते तो बहकाना बहुत आसान हो जाता आपको। अच्छा हुआ ये चुनाव 8 चरणों में हुए, 2 या 3 चरणों में होते तो लोग आपके बहकावे में आ जाते, क्योंकि आपने राजनीति, नैतिकता, इन सबसे इतना नीचे गिरकर आपने झूठ बोला वोट के लिए। कब हार स्वीकार करी बताइए? ममता बनर्जी ने कब हार स्वीकार करी? कोई मोदी भक्त हो तो मुझे लिखिए कि ममता बनर्जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली हो तो बताए। फिर प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों फैलाया? क्या उनके ऊपर चुनाव के समय लोगों को गुमराह करने का, अपने पद के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पद के दुरुपयोग का उन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन अंधा है? चुनाव आयोग, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके ऊपर मद्रास हाईकोर्ट ने, तमिलनाडु हाईकोर्ट ने जो आरोप लगाया वो गलत नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो हमारे सर माथे पर। लेकिन पब्लिक को यही मैसेज गया कि आप जब ये कोरोना फैल रहा था लाखों लाख की रैलियों में, तो आपने मोदी जी को स्पेस दिया कि आप अपना काम कर जाइए, उसके बाद देखेंगे। और आपने मोदी जी को स्पेस देकर कोरोना फैलाने में मदद करी। 18,000 कल के आंकड़े 18,000 कोरोना पेशेंट्स के हैं। और ये वो हैं जो आधिकारिक तौर पर, अभी कितने ही लोग तो अपना टेस्ट नहीं करा रहे, लोग अपने घरों में बैठे हैं, लोग खुशी के उन्माद में लोग वहां पर झूम रहे हैं। अभी और आगे आएगा तो ईश्वर ना करे आगे और बढ़े, मगर हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं। तो आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरा देश आज आपसे कह रहा है, और ये वीडियो जिसको सिर्फ मेरे फेसबुक पर 24 लाख लोगों ने देखा है ना, 24 लाख व्यूज, और ये मुझे विश्वास है कि जब तक मैं ये वीडियो खत्म करूंगा ये 25 लाख पे पहुंच जाएंगे। प्रति मिनट के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इस वक्त भी उसको 9 से 10 हजार आदमी लाइव देख रहा है उस वीडियो को। तो ये मुझे, एक तो जो इसके जनक है इस वीडियो को बनाने वाले उदय पिंटे उस्ताद जी, जिनके पास इसका कॉपीराइट है, तो उनका आभार मैं प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज पूरे देश को संदेश दिया। और उससे ज्यादा मैं आभार प्रकट करता हूं अपने देश की प्रबुद्ध जनता का, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने आप को इस वीडियो से संबद्ध करके ये संदेश दे दिया कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और केंद्र सरकार के मंत्रियों, अगर आप अपने आप को जिम्मेदार समझते हो, क्योंकि आपको अब जिम्मेदार मंत्री कहने का मन नहीं करता,
आपने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, आप सिर्फ मोदी जी की चरण भक्ति में लगे हैं। आप ये सारे कैबिनेट मंत्री, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये भूल गए कि आप भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हो और आपका काम इस देश की जनता की सेवा करना है। तो इस सबको भूल करके अपनी प्राथमिकता समझिए। रोज हॉस्पिटल्स में ये अलार्म बज जाता है कि हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, 1.5 घंटे की रह गई, 3 घंटे की रह गई। ये किस अनिश्चितता में आप हमको जिंदा रहने के लिए बोल रहे हो? ऐसे ऐसे कौन मरीज लंबे समय तक जिंदा रह सकता है? आपने तो जीते जी लोगों को मार दिया। प्राथमिकता बदलिए, अपनी प्राथमिकता बदलिए और ऑक्सीजन गैस मंगवाइए। और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमने तो मंगवा के रख दी, फला सरकार के पास तो टैंकर नहीं है, वो टैंकर नहीं है तो आप दीजिए आप टैंकर पहुंचाइए, उधार मांगिए। कोर्ट कह चुकी है, बैक बोरो और स्टील। आप भीख मांगिए, आप उधार मांगिए या चुराइए, ऑक्सीजन को आप हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। आप यहां पर नियमों का हवाला नहीं दे सकते, इस वक्त किसी के प्राणों का संकट है। कल इतनी अदनी सी बात पर पानीपत में एक ऑक्सीजन के टैंकर का पहिए पंचर हो गए और वो उसका मालिक थका हुआ था, पता नहीं कहां से लेकर के आ रहा था, वो उसके टायर निकाल के चला गया उसके टायर बनवाने के लिए और उसको वो सब करने में लगभग 3 घंटे लग गए। दूर होगा पंचर बनाने वाला, और फिर वो भी इंसान है, उसने भी कुछ खाया होगा रास्ते में। और इस 3 घंटे में कितने मरीजों की जान, कितने मरीजों की सांसें बस जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। तो आपके पास नेशनल हाईवे की गडकरी जी, आपसे भी कह रहा हूं, आपके संज्ञान में भी ये बात ला रहा हूं, आप नेशनल हाईवे विभाग के मंत्री हैं और आपके पास इसका इमरजेंसी इंतजाम है। आपके पास इतना इंतजाम है कि आपकी गाड़ी, एक फोन लगने पर आपकी गाड़ी ऑन द स्पॉट सर्विस दे। और ये तो एसेंशियल सर्विसेज में है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी अगर है, प्रधानमंत्रियों के काफिले को सुरक्षा देने से ज्यादा जरूरी है कि ऑक्सीजन के टैंकर्स सही समय पर पहुंचे। ये मैंने एक उदाहरण दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मामले में ऐसा हो रहा है, लेकिन एक मामले में भी ऐसा क्यों हो रहा है? जिस वक्त ये खबर जाती है कि वो उसका टायर पंचर हो गया और वो पानीपत के पास खड़ा हुआ है, अब 3 घंटे से उसकी कोई खबर नहीं है, तो शर्म आती है सुन करके। हम कहां रह रहे हैं? हम क्या बैलगाड़ी के युग में रह रहे हैं आज? ये एक संदेश है आज। बस इतना ही। इसके पीछे कौन जीता कौन हारा, ये विश्लेषण बाद में करेंगे। आज सिर्फ इतना संदेश कि इस देश को प्राणवायु ऑक्सीजन की जरूरत है, बिना ये देखे कि यहाँ किसकी सरकार है किसकी नहीं है। लोगों का जीवन बचाइए। ये एक सोशल मीडिया के ब्लॉगर सुभाष शर्मा का ये आपसे करबद्ध प्रार्थना है। और जहां तक भी हिंदुस्तान में, विदेशों में बहुत लोग इसको देखने लगे, मेरी सबसे अपील है कि दबाव बनाइए सरकार के ऊपर, कि भूल जाइए कि कहाँ किसकी सरकार है। अगर सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर कोई जनहानि हुई तो वो इंसान मरेगा, मानवता मरेगी, और ये उंगलियां फिर आप पर उठेंगी और इतिहास में काले धब्बे के रूप में रहेंगी। आपस में फिर लड़ते रहना, पॉलिटिकल पार्टीज में बट करके फिर लड़ते रहना। अभी इंसान को तो बचाइए, इंसानियत को तो बचाइए। इतना आज कहना चाहता हूं। और ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूं कि आप मुझे अनुमति इसको दे दोगे। हालांकि मैंने कोई कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं किया। इसमें कॉपीराइट एक्ट में 15 सेकंड से पहले का है, लेकिन आम जनता तक ये पहुंचे तो सही, आम जनता इसको देखे तो सही। इस उद्देश्य के साथ और इस मैसेज के साथ कि हमारी प्राथमिकता क्या है, मैंने ये वीडियो डाला। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको देखेंगे और इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत है, बहुत जबरदस्त इस वक्त आपके सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए। आपसे बार बार यही निवेदन है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे आज फिर विदा लेता हूं। फिर किसी और अन्य विषय के साथ कल आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।